नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सरेंडर के बाद शशिकला को जेल, विधायकों को बंधक बनाने के आरोप में एफआईआर। धनाकरण बनाए गए अन्ना द्रमुक के उप महासचिव। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ 68% मतदान। यूपी में 65% से अधिक वोटिंग। भड़काऊ बयानों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। एसबीआई में 5 सहयोगी बैंकों का होगा विलय। कैबिनेट ने दी मंजूरी। वित्त मंत्री ने कहा खर्चों में कटौती से बेहतर होगा संचालन। सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। जजों की संख्या बढ़कर हुई 28। अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो का नया कीर्तिमान। एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण। कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। और आइए देखते हैं पहली खबर। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास बनाया। दुनिया के सबसे बड़े उपग्रह प्रक्षेपण मिशन के तहत 3 भारतीय और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रह भी शामिल हैं। इसरो की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9। इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष में अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भरी। PSLV C-37 से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने नया कीर्तिमान बनाते हुए इतिहास रच दिया। इसके साथ ही इसरो ने वो सफलता हासिल की जिसे अब तक विकसित देश भी हासिल नहीं कर पाए हैं। मिशन की सफलता पर मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। PSLV C-37 has put in the Cartosat 2 series satellite and all the remaining 103 satellites have been successfully put into the orbit by this launch vehicle. My hearty congratulations to the entire ISRO team for the wonderful job they have done. ऐसा पहली बार है जब 100 से ज्यादा उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया। मिशन में मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह है, जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित दूसरे उपग्रहों के समान है। इसके अलावा इसरो के 2 और 101 विदेशी नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 उपग्रहों के अलावा इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक उपग्रह है। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रहों में निगरानी के लिए अत्याधुनिक और उच्च शक्ति का कैमरा लगा है। This cartography will help in a bigger way for the whole nation, especially the nation like India, which is developing. We should know what was yesterday, what is today, and all this infrastructure building point of view. These high resolution images will help in a bigger way for the planners and as well as the policy makers. इस मिशन के जरिए भारत ने प्रक्षेपण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही अंतरिक्ष मिशन से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, वहीं अमेरिका एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन उपग्रहों के बीच टकराव को रोकने की। आज के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो की व्यावसायिक शाखा अंतरिक्ष को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और आज की उपलब्धि को इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। श्री हरिकोटा से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस कामयाबी पर और इसके बाद भविष्य क्या होगा और जो बाजार है प्रक्षेपण का, वहां पर भारत कैसे खड़ा होगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर। मैं समझना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ ये तो हम सब ने देखा, लेकिन जो नजर है असल में वो नजर क्या उस पर है जो एक आंकड़ा में पड़ रहा था कि अगले 3 साल में करीब $3 बिलियन का प्रक्षेपण का जो बाजार है वहां पर भारत की अब नजर है।
मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग इसरो को एक दुकान की तरह से देख रहे हैं। मेरे ख्याल में एक लक्ष्य जरूर ये है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको सब्सिडाइज किया जाए। वो मार्केट जो दुनिया में डेवलप हो रहा है उस मार्केट का फायदा उठाया जाए। लेकिन मार्केट का फायदा उठाना खाली लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य शुरू से देश का, इसरो का ये लक्ष्य रहा है कि हमारे देश के अंदर जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है, उस नागरिक को नजर में रख करके सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं। ये अद्भुत बात है, ये किसी और देश में नहीं हुआ। ज्यादातर जगह मिलिट्री और फौजी जरूरतों को ध्यान में रख के जो प्रोग्राम्स बनाए गए। हमारे देश में अद्भुत बात यह है कि शुरुआत के दौर से ही आम आदमी को की जरूरतों को ध्यान में रख के हमने डेवलप किया। अब मैं समझता हूं कि मार्केट तो जाहिर है कि वो उस पर नजरें हैं ही, वो एक लक्ष्य हो गया है। लेकिन उससे बड़ा लक्ष्य ये है कि यूएई जैसे छोटे देश दुनिया के और बहुत नन्हे नन्हे देशों को, जिनको हम अब ये भरोसा दिला सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम अगर सैटेलाइट बनाते हो तो हमारी फैसिलिटी का कम दाम में इस्तेमाल कर सकते हो। सैटेलाइट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं। प्रक्षेपण जो है वो प्रक्षेपण में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तरफ तो आपके पास लॉन्च पैड होना चाहिए जो आज हमारे पास है और बड़ा विकसित है। दूसरी तरफ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम रॉकेट बना सकें, जिसमें इसको रख करके ऊपर भेजा जाए। बिल्कुल। ये भरोसा दुनिया के उन देशों को, जो गरीब देश हैं, जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको ये दिलाना इस वक्त मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। पैसे आएंगे, पैसे तो आप करेंगे। मैं ये समझता हूं कि अभी भी प्रोग्राम का वो बाई प्रोडक्ट है। वो मेन एम हमारा ये नहीं है और ना होना चाहिए जी। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम तरक्की करेंगे उस तरह से एक मार्केट डेवलप होगा, वहां से सब्सिडाइज होगा, हमारे देश में पैसा आएगा। लेकिन उससे बड़ा लक्ष्य है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, विज्ञान को और तकनीक को, दोनों को लेकर के इस तरह से विकसित करें कि उससे पूरी मानवता को फायदा मिले। एक सवाल जो मेरे जहन में था जब मैं आज तमाम ये खबरें और उसके बाद सुर्खियों को नजर डाल रहा था, आज जो लॉन्च हुआ इसमें सबसे ज्यादा संख्या अमेरिकी सैटेलाइट की है। क्यों ऐसा है? ये वो देश है, याद रखना चाहिए हमको, जिसने हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, जिसने और देशों में भी रोक दिया था कि हमें कोई टेक्नोलॉजी ना दे। उसके बावजूद हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने, हमारे देश के साइंटिस्टों ने मिल करके वो लक्ष्य प्राप्त किए जो आइसोलेशन में प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। टेक्नोलॉजी और साइंस जो है वो आप एक दरबे में बंद होकर के नहीं डेवलप कर सकते, पर हमने करके दिखाया, इसमें भी और एटॉमिक एनर्जी में भी। मैं समझता हूं कि आज का दिन ऐसा दिन है, एक बार फिर हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए, करना चाहिए जिन्होंने उस वक्त ख्वाब देखा जब हम बहुत गरीब थे कि इस एरिया में अपनी कमर कसो और इस एरिया में देश को आगे ले जाओ, आगे चल करके हमें बहुत फायदा होगा। इस वक्त याद करना चाहिए होमी जहांगीर भाभा को, एस.एस. भटनागर को, सी.वी. रमन को, और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है हमारे साराभाई को। उसके बाद धवन साहब को याद करना चाहिए, जिनके नाम के ऊपर वो जगह है जहां से हम प्रक्षेपण करते हैं। जी। तो वहां से लेकर के किरण कुमार तक, हमारे अन्नादुराई तक, तो आज हीरोज को याद करने की जरूरत है, और उन हीरोज को जिनको हमारे संस्थानों ने पैदा किया है। मैं बार बार कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरो पैदा नहीं होते, हीरो पैदा होते हैं हमारे संस्थानों में, उन जगहों के ऊपर जहां वो ख्वाब देखते हैं, हमारा देश उनको मदद करता है और वो ख्वाब की ताबीर लेके आते हैं, देश के सामने रखते हैं और आज उन देशों को मजबूर कर देते हैं हमारे पास आने के लिए जो उन्होंने हमारे पर प्रतिबंध लगाए थे। एक आखिरी सवाल सर, जो थोड़ा सा टेक्निकल मैं समझना चाहूंगा। 2014 में रूस ने जब प्रक्षेपण किया था वो 37 एक साथ उपग्रह थे, लेकिन वो पूरे मैं कहूँ कि जो नैनो टेक्नोलॉजी वो नहीं थी। ये जो तब की टेक्नोलॉजी यानी 2014 और 2017 में जो नैनो अब आ गया है, ये फर्क क्या है और कितना अहम है? शुरुआती दौर में जो दौड़ थी
वो दौड़ इसकी थी कि कौन कितना भारी और कितना बड़ा और कितनी देर तक रहने वाला सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर सकता है। ये रिवर्सल आया है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जमीन गोल है। एक सैटेलाइट से उसको देखते रहना बड़ा मुश्किल काम है। नैनो जो हमारे छोटे जो उपग्रह हैं उनको भेज करके हम बहुत सारे उपग्रह ऐसे प्लेस कर सकते हैं जगह जगह के ऊपर, उनको रख सकते हैं कि पूरी गोल जमीन से डाटा कलेक्ट होके हमारे पास लगातार आता रहे, तो हम हर जगह के ऊपर नजर रख सकते। इसीलिए ये बड़ा एक बदलाव है, शिफ्ट हुआ है। ये बड़ा शिफ्ट हुआ है कि बहुत सारे छोटे छोटे प्लेस करके कहीं ज्यादा हम धरती को एफिशिएंटली देख सकते हैं बनस्बत एक बड़े के। बड़ों की महत्ता कम नहीं हुई है, वो अलग टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन छोटे बहुत सारे लगा करके आज बहुत सारे अगर ना लगाए होते तो हमारे पास जीपीएस नहीं होता, मानवता के पास नहीं होता। ये जो प्रक्षेपण हुआ है इसमें एक और बहुत महत्व बात है और वो ये है कि हमारे जो कार्टोसैट्स हैं वो अल्टीमेटली हमको इस तरफ ले जाएंगे कि हम अपना जीपीएस सिस्टम बना सकें। जीपीएस सिस्टम आगे जाकर के आम जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। बिल्कुल। तो अगर कल फिर से अमेरिका ये फैसला ले ले कि वो हमें जीपीएस नहीं चलाने देगा या कोई और देश दे हमारे ऊपर दबाव डाले तो उस दबाव से हम बच जाएं। इसलिए आज का कदम बड़ा कदम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया बुलाने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। उत्तराखंड की जनता ने आज बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। 69 सीटों पर करीब 68% से ज्यादा मतदान की खबर है और यह अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। उत्तराखंड की जनता पौ फटते ही मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंच गई। ये तस्वीरें राज्य के अलग अलग पोलिंग बूथों की है जहां जनता ने अपने मुद्दों की कसौटी पर नेताओं को तौला। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर जगह भारी तादाद में जनता वोट डालने पहुंची। उत्तराखंड वोटर टर्नआउट हैड बीन द record turnout, highest ever. At 5 p.m. the percentage of turnout was 68%. पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या तमाम सरकारों के गवाह, अनुभवी बुजुर्ग मतदाता, हर किसी के अपने मुद्दे थे, अपने मसले और अपनी अपनी पसंद। इश्यू यही है कि जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का विकास हो, सड़कें सही हो। पहले से सरकार देख के चले, जो शुरुआत आ रही है उस पहले से काम करे, बाद में ये काम ना करे चुनाव के टाइम में। सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा है और स्कूलों में टीचरों की कमी है। सबसे पहले तो उन्हें सुधारना चाहिए सरकार को, वही सरकार को वोट दे जो आगे काम करे। मैं ये कहती हूँ कि अच्छे जो वो है गवर्नमेंट, उनको हमें लाना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो और जो यंग जनरेशन में जो जैसे बेरोजगारी है उसकी ये जो मेन समस्या है उसको दूर करें। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। कर्णप्रयाग में बीएसपी प्रत्याशी की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद यहां मतदान टल गया था। कर्णप्रयाग सीट पर अब 9 मार्च को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में कुल 69 सीटों पर राज्य में कुल 628 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 75,12,559 मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने कुल 10,685 मतदान केंद्र बनाए थे। इस बार को मिलाकर राज्य में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साल 2000 में अंतरिम सरकार बनने के बाद पहले चुनाव 2002 में हुए। इस बार 54.21% वोटिंग हुई थी। 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 63.72% रहा,
जबकि पिछली बार यानी 2002 में राज्य में 67.22% मतदाताओं ने वोट डाले। श्याम सुंदर, प्रणव गोस्वामी और नव विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की 67 सीटों पर मतदान आज पूरा हो गया। इन सीटों पर करीब 65% से अधिक मतदान की खबर है। राज्य में दूसरे दौर के मतदान को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आने वाली सरकार हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, ये शिक्षा भी सही होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए बच्चों को। बच्चे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। किसान मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए। परेशान है किसान मजदूर बहुत ज्यादा, और गलियों में खरंजे नाली बननी चाहिए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 748 कंपनियां तैनात की गईं। मैं ये समझता हूं कि ये सारे इंतजामात के चलते जो बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन वोटर्स की देखने को मिली, और 5 बजे तक ऑलरेडी 65.5% हमारी वोटिंग हो चुकी थी एंड स्टिल काउंटिंग। इस दौर में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 67 सीटों के लिए हुए मतदान के बाद 721 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस दौर में सबसे ज्यादा 67 उम्मीदवार बीजेपी और बीएसपी ने उतारे हैं, जबकि आरएलडी के 53, समाजवादी पार्टी के 51, कांग्रेस के 18 उम्मीदवारों समेत 207 निर्दलीय भी मैदान में हैं। इससे पहले प्रदेश में पहले दौर की 73 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ था। दूसरे चरण के चुनाव की खासियत है मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता और उसके खिलाफ ध्रुवीकरण के आसार। अगर मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन होता है तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण होगा तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को मिलेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर से अखिलेश सुमन। और दूसरे दौर का मतदान का हाल बता रहे हैं बरेली से हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, कैसा रहा दूसरा दौर? देखिए, दूसरा दौर अगर कहें तो पहले दौर से निश्चित तौर पे लोग मतदाताओं की जो संख्या है वो ज्यादा थी। पहले दौर में 64.2 था और इस बार अभी जो सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से 66% है। तो आप समझिए 1.8% ज्यादा लोग हैं। और चुनाव आयोग की व्यवस्था ऐसी थी कि बहुत ज्यादा लाइन में किसी को खड़ा नहीं होना पड़ा। लोग आ रहे थे, मतदान अपना कर रहे थे और जा रहे थे, इसलिए बहुत भीड़ भड़का आपको हर जगह नहीं दिखेगा। और तीसरी खासियत है इस दौर के मतदान की कि हर जगह आपको वोकल वोटर मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी बोलने वाले लोग हैं, कांग्रेस के पक्ष में भी बोलने वाले लोग हैं। मतदाता मतदान करके आते हैं और आपको ऐसा संकेत दे जाते हैं कि वो किसके पक्ष में है। बसपा के पक्ष में भी लोग बोलने वाले हैं और बीजेपी के पक्ष में भी है। तो क्या है कि ऐसा नहीं लगता कि किसी के लिए बिल्कुल केक वाक है कि वह पूरी तरह ध्रुवीकरण हो गया है उनके पक्ष में। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन हर पार्टी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में है और अपने मतदाताओं को पूरी ताकत के साथ मतदान केंद्र पर लोग ले गए हैं। तो स्प्लिट होने की स्थिति थोड़ी थोड़ी हर समुदाय में दिख रही है। वोट स्प्लिट कर रहे हैं और अगर वोट स्प्लिट होंगे तो उसी के हिसाब से जो मतदाताओं का जो चयन है उसी के हिसाब से जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारों के भविष्य उस पर निर्भर करेंगे। बहुत ही रोचक मतदान हुआ है आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आयोग को कल तक जवाब देना है। लखनऊ पीठ के सामने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अपील कर रहे हैं और चुनाव के दौरान जाति धर्म के आधार पर वोट मांगना, ध्रुवीकरण करना ये प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री की तस्वीरों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही इसे तत्काल हटाने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। आयोग ने अधिकारियों से दूसरे मंत्रालयों की वेबसाइट से भी ऐसी तस्वीरों को हटाने को कहा है। नगरमुख महासचिव वीके शशिकला ने आज बेंगलुरु की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सरेंडर के लिए और वक्त की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
समर्थकों के भारी हुजूम के बीच वीके शशिकला बुधवार को चेन्नई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। वो मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर गई। इसके बाद वो पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन के स्मारक पर भी गई। फैसले ने ये बता दिया है कि अगर करप्शन होगी हाई प्लेसेस में, ऊंचे लोगों में, तब भी कोर्ट उस पर बड़े हैवी हैंड से काम लेगी। पुलिस के अनुरोध पर शशिकला के सरेंडर के लिए बेंगलुरु जेल में ही कोर्ट बनाया गया था। जेल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को आय से अधिक संपत्ति जमा करने का दोषी पाया था। कोर्ट ने शशिकला की 4 साल की सजा बरकरार रखी थी। 6 महीने की सजा वो काट चुकी हैं। उन्हें 10 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। शशिकला अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में सत्ताधारी दल अन्नाद्रमुक विभाजन की ओर बढ़ता दिख रहा है। शशिकला और पनीरसेल्वम का गुट मुख्यमंत्री पद से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। इस बीच शशिकला के खिलाफ आज विधायकों को बंधक बनाने के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई। तो पार्टी विधायक दल के नेता ई पलनीसामी ने राज्यपाल से मुलाकात की। जेल जाने से पहले अन्नाद्रमुक प्रमुख वीके शशिकला ने बुधवार को पार्टी में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने रिश्तेदारों टीटीवी दिनाकरन और एस वेंकटेश को पार्टी में शामिल कर लिया। दिनाकरन को उप महासचिव बनाया गया है। शशिकला के साथ दोनों नेताओं को जयललिता ने 2011 में पार्टी से बाहर कर दिया था। माफी मांगने के बाद शशिकला की वापसी हुई, लेकिन दिनाकरन और वेंकटेश पार्टी से बाहर थे। इसके विरोध में पार्टी के संगठन सचिव एनके पांडियन ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच पुलिस ने शशिकला और पार्टी विधायक दल के नेता ई पलनीसामी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर रिजॉर्ट में विधायकों को बंधक बनाने का आरोप है। पुलिस ने मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम गुट के विधायक एसएस सर्वनन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। इसके बाद पुलिस रिजॉर्ट के अंदर भी गई और विधायकों से बात की। We are free. On our own, we are staying here comfortably. All of us staying with our family members. But then where is the necessity for so many? अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दोहराया है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत का परीक्षण होना चाहिए। एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, एक ही मुद्दा रखा जाए हाउस में और दोनों ग्रुप्स दिखा दें कि उनका लीडर कौन है। जिसके ज्यादा मत आए वो बन जाए। अटॉर्नी जनरल की राय पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि हाँ, उन्होंने लिस्ट भी दिया है। मेरे ख्याल में लगभग 125 या 26 एमएलए का क्लियर मेजॉरिटी, और पनीरसेल्वम के पास कोई लिस्ट ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? तुरंत उनको शपथ दिला करके असेंबली को बुलाकर विश्वास प्रस्ताव पास करवाना चाहिए। सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। मंगलवार को अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता ई पलनीसामी ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया था। इसके बाद पनीरसेल्वम गुट के नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होगा। कैबिनेट की बैठक में आज इसे मंजूरी दी गई। इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ कामाकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि विलय से खर्चों में कटौती होगी और बेहतर संचालन मुमकिन होगा। बैंक अपना ऑपरेशनल करेगा, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय की कंडीशंस ये पहले ही हम लोग बता चुके हैं, उनके सर्विस के डेट्रीमेंट में नहीं तय होंगी। ये मर्जर की एक स्मूथ व्यवस्था रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे मंजूरी दी। शीर्ष अदालत में अब जजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। ये सभी हाई कोर्ट के जज हैं। इनमें 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल, राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा, केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहन एम शांत नागोदर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 31 जज नियुक्त हो सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश JS खेर समेत 3 न्यायाधीश इस साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दिल्ली में मोबाइल ऐप आधारित कैब कंपनियों के चालकों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। सरकार उनके मसले को सुलझाने का भरोसा दे रही है। हालांकि ड्राइवर कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। दिल्ली NCR में ऐप आधारित कैब कंपनी ओला उबर चालकों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। ड्राइवर्स यूनियन किराया 6 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाने और कमीशन में कटौती की मांग कर रहे हैं। बीते 6 दिनों से ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कंपनी वालों से और सरकार से दरखास्त है, आप सही लोगों से मिलो। जिन लोगों से आप मिल रहे हो वो लोग इस धरने में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हड़ताल खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। सरकार ने कल मीटिंग की थी, ओला उबर वाले भी थे, ड्राइवर्स भी थे। उन्होंने कहा कि जितनी भी समस्या है उनको बैठ के समाधान निकाला जाए और अगर कोई भी इलीगल काम हो सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। यात्रियों की परेशानी बढ़ने के बाद ओला और उबर कंपनियों की ओर से सफाई आई। Challenging times, we have been listening to our driver partners all along and are committed to enable them to resume serving riders. दिल्ली NCR में इन दोनों कंपनियों की करीब 2 लाख गाड़ियां चलती हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से अब लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे ये कैब ड्राइवर्स अपनी मांगों को लेकर टस से मस नहीं हो रहे। इनसे जुड़ी कंपनी और सरकार आश्वासन देकर मुद्दा सुलझाने की कोशिश में है, लेकिन इनको देखकर इतना तो तय है कि अब ये समस्या बातचीत से सुलझने वाली नहीं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।